जायजा लिया। आप इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं NPDRR से संबंधित जो एग्जीबिशन लगाए गए हैं, आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। PM ने इस प्रदर्शनी का वो जायजा ले रहे हैं और किस तरह से आपदा के जो जोखिम होते हैं उनको कैसे कम से कम किया जाए, इस विषय पे ये प्रदर्शनी लगाई गई है। हम जानते हैं कि बदलते जलवायु और क्लाइमेट चेंज के हिसाब से आपदा को लेकर हम सभी गंभीर हैं, लेकिन इस आपदा में भी हम अपने उन जोखिमों को कैसे कम से कम कर सकें, इसको लेकर NPDRR की तरफ से 2 अहम सत्रों का, राष्ट्रीय मंचों का आयोजन किया जा चुका है। 2013 और 2017 में ये NPDRR की तरफ से आज जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं, कुछ ही देर के बाद वो संबोधित भी करेंगे, ये तीसरा राष्ट्रीय मंच है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस बार का जो ये तीसरा मंच है, विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण को कैसे हम मुख्य धारा में लाएं, और इसके लिए कुछ उद्देश्य, कुछ मोटो सेट किए गए हैं, जो प्रस्ताव है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। सुधाकर, मुझे ये मौका मिला है कि मैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने NPDRR के जो मेंबर्स हैं उनके साथ मैंने प्रोग्राम किया है कल। मुझे ये जानना है आपसे कि अब जबकि बदलती जलवायु को देखते हुए हम सभी जानते हैं कि कितना जोखिम बढ़ गया है आपदाओं का, भारत आज की तारीख में उन जोखिमों का सामना करने के लिए स्ट्रक्चरली और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से कितने तैयार हैं? देखिए, अगर पूरे दुनिया के मुकाबले भारत की बात की जाए तो भारत उन शीर्ष देशों में दुनिया में शुमार है जो किसी भी आपदा से निपटने में आज न सिर्फ सक्षम है बल्कि त्वरित कार्रवाई भी कर सकता है। और लगातार हमने देखा भी इन वर्षों में, खासतौर से PM मोदी के आने के बाद, न सिर्फ डिजास्टर से जुड़े हुए तंत्र स्थापित हो, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर ये तंत्र बने, कोऑर्डिनेशन बढ़े, ट्रेनिंग हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जागरूकता फैलाई जाए, लेकिन साथ ही साथ जो फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस हैं, मसलन जलवायु परिवर्तन की वजह से जो आज समस्याएं दिख रही है, चाहे अर्बन फ्लडिंग की आज बात की जाए, अतिवृष्टि की बात हो, या फिर बिजली गिरने जैसी समस्याएं कुछ इलाकों में जो बड़ी दिक्कत की बात हो, तो आगे जो तैयारियां आज मसले की बात इस्तेमाल के जरिए, के इस्तेमाल के जरिए NDRF की टीम से PM मोदी मिले, जिन्होंने हमने देखा कि ऑपरेशन दोस्त के जरिए तुर्की में किस तरह तुर्की के लोगों के जहन में गहरा असर डाला, किस तरह से वहाँ के लोगों की उन्होंने मदद की। भारत सिर्फ अपने लोगों की मदद नहीं कर रहा आपदा से निपटने में, बल्कि भारत आज दुनिया का एक तरह से फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, आप कह सकते हैं। और ये एक मजबूत सुनियोजित तरीके से जो पूरी पहल हुई है आपदा प्रबंधन को लेकर, जो राज्यों को लगातार मदद दी गई है, जो जिला स्तर पर तंत्र स्थापित करने की कोशिश हो रही है, जो आपदा मित्र जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसकी वजह से मुमकिन हुआ। आप जानते हैं इसीलिए इसके 2 पहलू, एक तो आपदा से निपटने के लिए की गई तैयारी, और दूसरा अगर आपदा आती है तो उसमें तुरंत रिस्पॉन्स हो सके। तो इन दोनों पहलुओं को लेकर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। जानते हैं PM मोदी ने 10 सूत्री एजेंडा दिया था, चाहे उसमें तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने की बात हो, यूनिवर्सिटीज को जोड़ने की बात हो, जो पुराने डिजास्टर्स हैं उनसे सीखने की बात हो, या फिर इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाने की बात हो, महिलाओं की तरह से भागीदारी बढ़ाने की बात हो, तो तमाम पहलुओं पर काम हो रहा है। ये जो तीसरा सत्र आयोजित हो रहा है आपदा जोखिम के न्यूनीकरण को लेकर, उस तीसरे सत्र में जो मोदी अभी कुछ चीजें में उतरता करने वाला है, उससे अधिक जी सुधाकर, आपकी आवाज़ हम तक साफ तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन
जो आप कह रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि किस तरह से हम तकनीक का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऑपरेशन दोस्त के जरिए जिस तरह से अभी हाल ही में तुर्की में जिस तरह का विनाशकारी भूकंप आया, उसमें हमने देखा कि भारत ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। यहाँ जो NDMA और जो डिजास्टर की जो फोर्सेस हैं वो तुरंत यहाँ से रवाना हुए और वहाँ पे जाकर उन्होंने मदद की। और इस बीच जैसा कि हम बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्लेटफॉर्म NPDRR के तीसरे सत्र का, और ये सीधी तस्वीर हम देख सकते हैं विज्ञान भवन से, जहां इस बहुत ही खास कार्यक्रम में PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। लक्ष्यों के साथ एकीकृत कर सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और इस सभागार में उपस्थित और मंचासीन हमारे सभी गणमान्य अतिथिगण का हार्दिक स्वागत, विशेष अभिनंदन NPDRR के इस तीसरे सत्र में। और देवी सज्जनों, इस सत्र में चर्चा आरंभ करने से पहले हम विशेष रूप से सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, जिनके नेतृत्व में भारत आज किसी भी आपदा का, किसी भी जोखिम का मुकाबला करने में पहले से कहीं अधिक सक्षम है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से आपदा जोखिम न्यूनीकरण के समग्र दृष्टिकोण पर बल दिया है, जिसमें मानव और आर्थिक विकास, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन ढांचा, रेस्क्यू, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने रिफॉर्म, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी पर भी जोर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने हमें 2016 में 10 पॉइंट एजेंडा दिया है। साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी वैश्विक आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रयत्नों के भी मुखर हिमायती रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आज सेंडई फ्रेमवर्क की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। और आप ये भी जानते होंगे कि पहली बार भारत की अध्यक्षता में G20 में भी DRR का एक वर्किंग ग्रुप स्थापित किया गया है। और हमने ये भी देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के संवेदनशील नेतृत्व में भारत आज वसुधैव कुटुंबकम को आत्मसात करते हुए विश्व का और मानवता का एक सच्चा दोस्त और एक अग्रणी रिस्पॉन्डर बनकर उभरा है। और प्रधानमंत्री जी की सोच, उनकी अंतर्दृष्टि हमेशा अनेक संभावनाओं के द्वार खोलती है। तो आज उनके नेतृत्व को पाकर हम सभी की तरफ से यहाँ पर उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और मैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और अध्यक्ष NPDRR हमारे श्री अमित शाह जी से निवेदन करती हूँ कि सभी की शुभकामनाओं के साथ प्रधानमंत्री जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करने के लिए। देवी सज्जनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि NPDRR एक राष्ट्रीय, बहुक्षेत्रीय और एक बहुहितधारक मंच है। और इसके सभी सदस्य और इसके प्रमुख प्रतिनिधिगण हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। तो गृह मंत्रालय की तरफ से अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे माननीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी को उनके स्वागत उद्बोधन के लिए। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, आदरणीय डॉक्टर PK मिश्रा जी, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, माननीय कैबिनेट सचिव, सभागार में उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, राज्यों के माननीय आपदा प्रबंधन मंत्रीगण, मेंबर्स NDMA श्री कमल किशोर जी, मेंबर NDMA ऑन द डायस, केंद्र और राज्य सरकारों, शिक्षा जगत, अनुसंधान संस्थान, नागरिक समाज संगठन के गणमान्य प्रतिनिधि, मीडिया के प्रतिनिधि, आप सबको नमस्कार। मैं गृह मंत्रालय की ओर से नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के इस तीसरे सत्र के उद्घाटन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच के इस तीसरे सत्र का उद्घाटन करने के लिए अपनी सहमति दी है। इस अवसर पर उनका स्वागत करना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य और सम्मान की बात है। महोदय, इस मंच पर आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है
कि केंद्र सरकार ने आपदा जोखिम को कम करने और देश को आपदा प्रतिरोधी बनाने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रदर्शनी जो कि इसके विज्ञान भवन के पीछे लगाई गई है का उद्घाटन करने और उन एग्जिबिटर्स के साथ बातचीत करने के लिए भी धन्यवाद देता हूं, जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक एडवांसमेंट, स्टार्टअप्स द्वारा नवाचारों और रिस्क रिडक्शन की अन्य पहलों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं माननीय केंद्रीय एवं सहकारिता मंत्री जी श्री अमित शाह जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। उनके प्रभावशाली नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने आपदा जोखिम को कम करने के लिए कई पहलें की हैं, जिनके कारण हम आपदाओं से होने वाली मृत्युओं को काफी हद तक कम कर पाए हैं। पूर्व चेतावनी प्रणाली और इसके प्रसार में सुधार आया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली को अधिक तेज और प्रभावी बनाया गया है। राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत आवंटन में पर्याप्त वृद्धि हुई है और पहली बार राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा शमन के लिए धनराशि का आवंटन किया गया है। पूरे देश में 1 लाख आपदा मित्रों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल के माध्यम से पूर्व चेतावनी की अंतिम माइल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए सभी राज्यों में क्षेत्र आधारित अलर्ट जारी किए जाते हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर पीके मिश्रा जी, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय, कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा जी, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, राज्यों के माननीय आपदा प्रबंधन मंत्रीगण, संघ राज्य क्षेत्रों के माननीय प्रशासक और इस सभागार में उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों का भी स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्लेटफॉर्म एक बहुत हितधारक मंच है। इसकी स्थापना वर्ष 2013 में की गई थी। इसका पहला सत्र 2013 में और दूसरा 2017 में आयोजित किया गया था। कोविड के कारण तीसरा सत्र आयोजित नहीं किया जा सका था, इसलिए ये सत्र आज आयोजित किया गया है। ये तीसरा सत्र बदलती जलवायु में स्थानीय प्रतिरोधी क्षमता का निर्माण विषय पर आयोजित किया जा रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के 10 सूत्रीय एजेंडे के अनुरूप है। देश भर के सभी हितधारकों की भागीदारी को ध्यान रखते हुए हमने 12 से अधिक शहरों में 19 पूर्व कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें इस रिस्क रिडक्शन के प्रमुख मुद्दे जैसे लू, बाढ़, सूखा के शमन की तैयारी, समुदाय आधारित तटीय क्षेत्रों में प्रतिरोधी क्षमता, डिजास्टर में महिलाओं का नेतृत्व, रिस्क रिडक्शन में प्रौद्योगिक अनुप्रयोग को शामिल करना किया गया है। इन पूरे कार्यक्रमों में निष्कर्षों को इस प्लेटफॉर्म पर की जाने वाली चर्चाओं में शामिल किया जाएगा। अतः मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री जी तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों का नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के इस तीसरे सत्र में स्वागत करता हूं। महोदय, हम सबको आपके संबोधन की प्रतीक्षा है। आपके मार्गदर्शन से इस 2 दिवसीय सत्र की चर्चाओं के साथ साथ देश में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर हमारी भविष्य की रणनीति मार्ग अवश्य ही प्रशस्त होगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब अध्यक्ष NPDRR जो हमारे एक्शन ओरिएंटेड थिंकिंग प्रोसेस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और भविष्यवादी सोच के लिए जाने जाते हैं, हमारे माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को मैं आमंत्रित करती हूं इस सभागार को संबोधित करने के लिए। मंच पर उपस्थित श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, डॉक्टर पीके मिश्रा, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रमुख सचिव श्री राजीव गौबा, मंत्रिमंडल सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी, केंद्रीय गृह सचिव श्री कमल किशोर जी, सदस्य एवं प्रभारी NDMA और आज देश भर से आपदा प्रबंधन के साथ जुड़े हुए और काम को गति देने वाले सभी साथियों का आज मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ।
मित्रों, नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसका तीसरा सत्र एक मायने में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी स्थापना से आज तक हमने जो मजल काटी है, हमारे गंतव्य स्थान की ओर जो रास्ता हमने काटा है, इसके आगे अब स्केल और स्पीड दोनों बढ़ाने का समय आया है। इसी समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में ये तीसरा सत्र शुरू हो रहा है। ये हम सब के लिए आनंद और गर्व का विषय है। आज मैं आपदा प्रबंधन के तमाम कर्मियों, अधिकारियों और जुड़े हुई तमाम संस्थाओं को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि 2001 से लेकर 1999 से लेकर आज के परिदृश्य को देखें तो बहुत बड़ा बदलाव आया है। हम आप सबके साझा प्रयास के कारण हम केवल आपदाओं की क्षति को कम करने में सफलता प्राप्त की है, इतना ही नहीं, अच्छी व्यवस्था खड़ी कर पड़ोसियों को मदद करने के लिए और पूरे क्षेत्र में अर्ली वार्निंग सिस्टम को स्थापित करने के लिए हमने बहुत अनुकरणीय काम किया है। अभी अभी तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप में हमारे एनडीएमए ने और एनडीआरएफ ने ऑपरेशन दोस्ती के तहत जो कार्य किया है, उसकी दुनिया भर में भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। मित्रों, आज हम सब जानते हैं कि भारत आपदा के सर्वाधिक प्रभावित देशों में से एक है। 36 राज्यों और यूटी में से 27 राज्य और यूटी आपदा प्रवण है। हमारी लगभग 50% से ज्यादा आबादी भूकंप, बाढ़, समुद्र और तटीय चक्रवात, सूखा और सुनामी से प्रभावित है। प्रधानमंत्री जी ने ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर एक होलिस्टिक अप्रोच से आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण को बदलने का काम किया है। हम सब जानते हैं 1999 और 2001 में उड़ीसा की साइक्लोन और कच्छ के महाविनाशक भूकंप, ये दो आपदाएं ऐसी थी जिसने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। उसके पहले की देश के आपदा प्रबंधन के क्षेत्र की स्थिति देखिए तो हमें मालूम पड़ता है कि पहले पूरी सरकारी मशीनरी का, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसका दृष्टिकोण राहत केंद्रित दृष्टिकोण था, ज्यादा से ज्यादा पुनर्वसन केंद्रित दृष्टिकोण था। प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव के कारण ये 9 साल के अंदर अर्ली वार्निंग, सक्रिय निवारण, मिटिगेशन और पूर्व तैयारी आधारित डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये अप्रोच में जो बदलाव आया है, इसके बहुत अच्छे हमें परिणाम मिले हैं। आज एनडीएमए, एसडीएमए बहुत सुचारू रूप से संवाद के साथ और समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ ने न केवल भारत, पूरे विश्व में अपनी साख बनाई है और हमने एक हमारे दृष्टिकोण को बदलकर इसको नीचे लाने के लिए भी, जमीन पर उतारने के लिए भी समयबद्ध तरीके से कदम उठाए। आपदा मित्र योजना इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। देश में लगभग 370 करोड़ के खर्च से आपदा मित्र योजना एक इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें देश के हर जिले में युवाओं को इसमें सहभागी बनाया गया है। 1 लाख से ज्यादा युवा वॉलेंटियर को प्रशिक्षण और जीवन बीमा का कवर देकर भारत सरकार ने आपदा मोचन के लिए तैयार किया है। फरवरी 21 में नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड का गठन किया गया और इसके अंतर्गत 13,700 करोड़ रुपया केंद्र का और राज्य का 32,000 करोड़ रुपया, इतनी बड़ी राशि को एक परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हमने रखा गया है। इंडिया डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क 1 लाख नए रिकॉर्ड सूचीबद्ध किए गए हैं और इससे हमेशा के लिए जोखिम न्यूनीकरण के लिए काम आगे बढ़ा रहे हैं। नागपुर में एनडीआरएफ की एकेडमी भी बनना शुरू हो गई है। कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल लगभग
354 करोड़ की लागत से अनेक प्रकार की आपदाओं में SMS से माध्यम से जहां पर आपदा की रीच है, हर नागरिक को एडवांस में सूचना मिल जाए, इस प्रकार की प्रणाली हमने खड़ी की है। ढेर सारे और इनिशिएटिव भी लिए गए हैं। मैं यहाँ पर मोबाइल ऐप की बात जरूर करना चाहूंगा। मौसम, मेघदूत, दामिनी और क्राउड सोर्सिंग की मौसम की जानकारी, ये चारों ऐप आज मैंने स्वयं देखा है बहुत अच्छे तरीके से जमीन पर काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल में पिछले 4 वर्षों में 8 गाइडलाइन बनाई गई है। शीतलहर के लिए, भूकंप से सुरक्षा के लिए, छत को ठंडा करने के लिए हाउस ओनर्स का गाइडलाइन, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की गाइडलाइन, हीट वेव की गाइडलाइन, भूस्खलन के जोखिम को कम करने की गाइडलाइन, विकलांगता समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण की गाइडलाइन और आपदा प्रभावित परिवारों के अस्थायी आश्रय बनाने के लिए भी गाइडलाइन। ढेर सारा काम इस क्षेत्र में हुआ है। ये 2 दिन का तीसरा सत्र मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे आगे के रास्ते को प्रशस्त करेगा। मोदी जी ने जो 10 सूत्री एजेंडा हम सबके सामने रखा है, इसको गंतव्य स्थान पर ले जाने के लिए ये 2 दिन का विचार विमर्श चिंतन जरूर बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। मैं फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी ने जो इनिशिएटिव लिया है और आपदा प्रबंधन के काम को दिशा निर्देशित करते हुए समग्र विश्व में अपने आप में एक प्रकार की बहुत उपयोगी आपदा प्रबंधन प्रणाली बहुत सारी संस्थाओं का संयोजन कर बनाने का भारत में एक सफल प्रयास हुआ है। इसका अभिनंदन कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। देवी सज्जनों, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले, अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले और कभी कभी अपनी जान को भी जोखिम में डालकर लोगों की सहायता करने वाले, मदद करने वाले संगठनों और व्यक्ति विशेष को सम्मानित करने हेतु भारत सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन वार्षिक पुरस्कारों का गठन किया गया वर्ष 2019 में। इन पुरस्कारों के तहत संस्था को 51 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और एक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाता है और व्यक्ति विशेष को 5 लाख की पुरस्कार राशि और एक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाता है। हर साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर विजेताओं की घोषणा की जाती है 23 जनवरी को और अभी तक वर्ष 2019, 20, 21 और 22 के जो पुरस्कार विजेता हैं उनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वर्ष 2023 के लिए 2 संस्थाओं को चयनित किया गया है, ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को। विजेताओं को यहाँ पर मंच पर सुशोभित करने से पहले आइए उनके सराहनीय कार्य पर डालते हैं एक नजर। प्रस्तुत है एक फिल्म। ये है भुवनेश्वर में स्थित ओडिशा राज्य का ओडिशा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो पिछले 23 सालों से ओडिशा राज्य को अपनी त्वरित आधुनिक सेवाएं दे रहा है। इसकी स्थापना 1999 में सुपर साइक्लोन के तत्काल बाद की। पिछले 23 वर्षों में इसने 25 जिलों में भौगोलिक सूचना प्रणाली सेल, सूखा पर निगरानी रखने वाले सेल, निर्णय समर्थन प्रणाली, बिजली गिरने का पता लगाने की प्रणाली, चक्रवात और बाढ़ के खिलाफ 816 आश्रय का निर्माण किया। ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स, मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सर्विस, कई अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी सक्षम वेब या सतर्क जैसे स्मार्टफोन आधारित प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। OSDMA ने विभिन्न चक्रवातों के खिलाफ रोकथाम की और सैकड़ों पीड़ितों को बचाया। गंभीर चक्रवात फैनी के दौरान इन्होंने 15 लाख स्थानीय निवासियों के साथ साथ 25,000 पर्यटकों को 9,177 सुरक्षित आश्रयों में प्रवास कराया। इनके इन्हीं अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को भारत सरकार ने सराहा है और ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये है मिजोरम राज्य का लुंगलेई शहर।
और ये है लुंगलेई फायर स्टेशन, जो 48 वर्षों से लुंगलेई मिजोरम को अपनी सेवाएं दे रहा है। लुंगलेई शहर निर्जन वन क्षेत्रों से घिरा हुआ विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों का घर है और 10 से अधिक ग्राम परिषद क्षेत्रों में फैला हुआ है। 24 अप्रैल 2021 लुंगलेई के जंगलों में भयंकर आग फैल गई। खबर मिलते ही लुंगलेई फायर स्टेशन ने तुरंत आग बुझाने का काम शुरू किया। लुंगलेई फायर स्टेशन के सभी कर्मियों ने 32 घंटे से अधिक समय तक लगातार काम किया। और स्थानीय नागरिकों की सहायता के साथ आग की लपटों पर काबू पाया। इस दौरान उन्होंने वहां के स्थानीय निवासियों को प्रेरित किया और उनकी मदद से मौके पर ही आग के खिलाफ प्रशिक्षण भी प्रदान किया। हम विलेजर्स को ट्रेनिंग करते रहते हैं जंगल में आग लगने पर क्या करना चाहिए। आग की लपटों को बुझाने में दमकल और आपातकालीन कर्मचारियों के वीरतापूर्ण, निडर और त्वरित प्रयासों के कारण ही जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ और आग को राज्य के अन्य हिस्सों में फैलने से रोका गया। इनके इसी अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को भारत सरकार ने सराहा और आज लुंगलेई फायर स्टेशन को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, वर्ष 2023 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूं, आप कृपया मंच के सामने आकर इन पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित कर उनका हौसला अफजाई करें। और देवी सज्जनों, किसी भी पूर्वता के क्रम से रहित सबसे पहले सम्मानित किया जाता है ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्रीमती प्रमिला मलिक, ऑनरेबल डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रेवेन्यू मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, श्री प्रदीप जेना, चीफ सेक्रेटरी एंड चेयरमैन OSDMA, और श्री निकुंज बिहारी ढाल, ACS एंड मैनेजिंग डायरेक्टर OSDMA। और अब लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं श्री C. लालझन गोआ, डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज मिजोरम, और श्री फ्रांसिस नालनट लुआंगा राल्टे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज मिजोरम। पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी का हम पुनः धन्यवाद करते हैं इन पुरस्कारों को प्रदान करने का, हौसला अफजाई करने का। और दिव्य सज्जनों, अब हम सभी अपने पथ प्रदर्शक के मार्गदर्शन के इच्छुक हैं, तो सभी की तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध होकर निवेदन करती हूँ, हम सभी के मार्गदर्शन हेतु अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। सबसे पहले मैं डिजास्टर रेजिलियंस और डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े सभी साथियों को बधाई देता हूं, क्योंकि ये काम ऐसा है कि आप कई बार अपनी जान जोखिम में डालकर भी औरों की जिंदगी बचाने के लिए बहुत ही शानदार काम करते हैं। हाल में तुर्की और सीरिया में भारतीय दल के प्रयासों को पूरी दुनिया ने सराहा है और ये बात हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है। राहत और बचाव से जुड़े ह्यूमन रिसोर्स और टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी को भारत ने जिस तरफ बढ़ाया है, उससे देश में भी अलग अलग आपदा के समय
बहुत सारे लोगों के जीवन बचाने में मदद मिली है। डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा सिस्टम सशक्त हो, इसके लिए प्रोत्साहन मिले और देश भर में एक तंदुरुस्त स्पर्धा का भी वातावरण बने इस काम के लिए, और इसलिए एक विशेष पुरस्कार की घोषणा भी की गई। आज यहां 2 संस्थानों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी साइक्लोन से लेकर के सुनामी तक विभिन्न आपदाओं के दौरान बेहतरीन काम करती रही है। इसी तरह मिजोरम के लुंगलेई फायर स्टेशन ने जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए अथक परिश्रम किया, पूरे क्षेत्र को बचाया और आग को फैलने से रोका। मैं इन संस्थानों में काम करने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस सेशन के लिए आपने थीम रखी है बिल्डिंग लोकल रेजिलियंस इन ए चेंजिंग क्लाइमेट। भारत का इस विषय से परिचित और परिचय एक प्रकार से पुराना है, क्योंकि हमारी पुरानी परंपरा का वो एक अभिन्न अंग भी रहा है। आज भी जब आप अपने कुआं, बावड़ियों, जलाशयों, स्थानीय वास्तुशास्त्र, प्राचीन नगरों को देखते हैं तो ये एलिमेंट साफ साफ दिखाई देता है। भारत में आपदा प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्था हमेशा लोकल रही है, समाधान लोकल रहे हैं, रणनीति भी लोकल रही है। अब जैसे कच्छ के लोग जिन घरों में रहते हैं उसको भूंगा कहते हैं, मड हाउस होते हैं। हम जानते हैं कि इस सदी की शुरुआत में आए भीषण भूकंप का केंद्र कच्छ था, लेकिन इन भूंगा घरों पर कोई असर ही नहीं हुआ। शायद बड़ी मुश्किल से कहीं एक आध कोने में तो तकलीफ हुई होगी। निश्चित रूप से इसमें टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए बहुत से सबक है ही है। स्थानीय स्तर पर हाउसिंग या टाउन प्लानिंग के जो मॉडल रहे हैं उन्हें क्या हम नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से इवॉल्व नहीं कर सकते? चाहे लोकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो या फिर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इसको हमें आज की जरूरत, आज की टेक्नोलॉजी से समृद्ध करना समय की मांग है। जब हम लोकल रेजिलियंस के ऐसे उदाहरणों से फ्यूचर टेक्नोलॉजी को जोड़ेंगे, तभी डिजास्टर रेजिलियंस की दिशा में बेहतर कर पाएंगे। साथियों, पहले की जीवन शैली बड़ी सहज थी और अनुभव ने हमें सिखाया था कि बहुत ज्यादा बारिश, बाढ़, सूखे आपदाओं से कैसे निपटा जाए। इसलिए स्वाभाविक तौर पर सरकारों ने भी हमारे यहां आपदा राहत को कृषि विभाग से ही जोड़ करके रखा था। भूकंप जैसी गंभीर आपदाएं आती भी थी तो स्थानीय संसाधनों से ही ऐसी आपदाओं का सामना किया जाता था। अब दुनिया छोटी हो रही है, एक दूसरे के अनुभवों से सीखकर निर्माण की तकनीकों में नए नए प्रयोग भी हो रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर आपदाओं का प्रकोप भी बढ़ रहा है। पुराने जमाने में पूरे गांव में एक वैद्यराज सबका इलाज करते थे और पूरा गांव स्वस्थ रहता था। अब हर बीमारी के अलग डॉक्टर होते हैं। इसी प्रकार डिजास्टर के लिए भी डायनेमिक व्यवस्था विकसित करनी होगी।
जैसे पिछले 100 साल के आपदा के अध्ययन से जोनिंग की जा सकती है कि बाढ़ का लेवल कहां तक हो सकता है और इसलिए कहां तक निर्माण करना है। समय के साथ इन मापदंडों का रिव्यू भी होना चाहिए, चाहे मटेरियल की बात हो या व्यवस्थाओं का। साथियों, डिजास्टर मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए रिकग्निशन और रिफॉर्म बहुत जरूरी है। रिकग्निशन का मतलब यह समझना है कि आपदा की आशंका कहां है और भविष्य में वो कैसे घटित हो सकती है। रिफॉर्म का मतलब है कि हम ऐसा सिस्टम विकसित करें जिससे आपदा की आशंका कम हो जाए। डिजास्टर की आशंका को कम करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम सिस्टम में सुधार करें, समय रहते उसे ज्यादा सक्षम बनाएं और इसके लिए शॉर्टकट अप्रोच के बजाय लॉन्ग टर्म थिंकिंग की जरूरत है। हम साइक्लोन की अगर बात करें तो साइक्लोन के समय भारत की स्थिति का अगर हम उसके ऊपर नजर करें तो ध्यान में आता है, एक समय था जब भारत में साइक्लोन आता था तो सैकड़ों हजारों लोगों के असमय मृत्यु हो जाती थी। हमने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में ऐसा कई बार होते देखा है, लेकिन समय बदला, रणनीति बदली, तैयारियां और बेहतर हुई तो साइक्लोन से निपटने की भारत की क्षमता भी बढ़ गई। अब साइक्लोन आता है तो जान माल का कम से कम नुकसान होता है। ये सही है कि हम प्राकृतिक आपदा को रोक नहीं सकते, लेकिन हम उस आपदा से नुकसान कम से कम हो इसके लिए व्यवस्था तो जरूर बना सकते हैं। और इसलिए ये जरूरी है कि रिएक्टिव होने के बजाय हम प्रोएक्टिव हो। साथियों, हमारे देश में प्रोएक्टिव होने को लेकर पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है, मैं इसका जिक्र भी आपके सामने करना चाहूंगा। भारत में आजादी के बाद 5 दशक बीत गए थे, आधी शताब्दी बीत गई थी, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर कोई कानून नहीं था। साल 2001 में कच्छ में भूकंप आने के बाद गुजरात पहला ऐसा राज्य था जिसने गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया। इसी एक्ट के आधार पर साल 2005 में केंद्र सरकार ने भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का निर्माण किया। इसके बाद ही भारत में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी। साथियों, हमें हमारे स्थानीय निकायों, अर्बन लोकल बॉडीज में डिजास्टर मैनेजमेंट गवर्नेंस को मजबूत करना ही होगा। जब आपदा आए तभी अर्बन लोकल बॉडीज रिएक्ट करें, इससे बात बनने वाली अब रही नहीं है। हमें प्लानिंग को इंस्टीट्यूशनलाइज करना होगा, हमें लोकल प्लानिंग की समीक्षा करनी होगी, हमें इमारतों के निर्माण के लिए, नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए आपदा प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइंस बनानी होगी। एक तरह से पूरे सिस्टम की ओवरऑलिंग की जरूरत है। इसके लिए हमें 2 स्तर पर काम करने की जरूरत है। पहला, यहां जो डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े एक्सपर्ट हैं उन्हें जनभागीदारी, लोकल पार्टिसिपेशन पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। भारत लोकल पार्टिसिपेशन से कैसे बड़े लक्ष्य हासिल कर रहा है, ये हम सभी देख रहे हैं। इसलिए जब आपदा प्रबंधन की बात होती है तो वो भी बिना जनभागीदारी के संभव नहीं है। आपको लोकल रेजिलियंस बाय लोकल पार्टिसिपेशन के मंत्र पर चलते हुए ही सफलता मिल सकती है। हमें नागरिकों को भूकंप, साइक्लोन, आग और दूसरी आपदाओं से जुड़े खतरों के प्रति जागरूक करना एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए। इससे जुड़े सही नियमों, कायदों और कर्तव्य, इन सारे विषयों का बोध निरंतर जगाना जरूरी है। हमें गांव,
गली मोहल्ले के स्तर पर हमारे युवा साथियों के युवा मंडल, सखी मंडल, दूसरे ग्रुप्स को राहत और बचाव की ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी। आपदा मित्रों, एनसीसी, एनएसएस, पूर्व सैनिकों की ताकत, उनको भी अगर हम कोई डेटा बैंक बना करके उनकी शक्ति का कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसका कम्युनिकेशन की व्यवस्था बनानी होगी। कम्युनिटी सेंटर्स के फर्स्ट रिस्पांस के लिए जरूरी उपकरणों की व्यवस्था, उनको चलाने की ट्रेनिंग भी बहुत आवश्यक है। और मेरा अनुभव है, कभी कभी ये डेटा बैंक कितना अच्छा काम करती है। मैं जब गुजरात में था तो हमारे यहाँ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक नदी है, उसमें कभी 5-7 साल में एक आध बार बाढ़ आती थी। एक बार ऐसा हुआ कि एक साल में 5 बार बाढ़ आई, लेकिन उस समय ये डिजास्टर को लेकर के काफी कुछ गतिविधियां डेवलप हुई थी, तो हर गांव के मोबाइल फोन अवेलेबल थे। अब उस समय कोई लोकल लैंग्वेज में तो मैसेजिंग की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अंग्रेजी में ही गुजराती में लिख करके मैसेज करते थे गांव के लोगों को कि देखिए ऐसी स्थिति है और इतने घंटे के बाद पानी आने की संभावना है। और मुझे बराबर याद है 5 बार बाढ़ आने के बावजूद भी इंसान का तो सवाल नहीं, एक भी पशु नहीं मरा था, कोई व्यक्ति नहीं मरा, पशु नहीं। जस्ट समय पर कम्युनिकेशन हुआ। और इसलिए हम इन व्यवस्थाओं का कैसे उपयोग करते हैं। बचाव और राहत कार्य अगर समय रहते शुरू होगा तो जीवन की क्षति को हम कम कर सकते हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमें हर घर, हर गली को लेकर रियल टाइम रजिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग की व्यवस्था बनानी होगी। कौन घर कितना पुराना है, किस गली, किस ड्रेनेज की क्या स्थिति है, हमारे बिजली, पानी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का रेजिडेंस कितना है। अब जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले मीटिंग कर रहा था और मेरी मीटिंग का विषय यही था कि भाई हीट वेव की चर्चा है, तो कम से कम पिछली बार हमने देखा 2 बार हमारे अस्पतालों में आग लगी और वो बहुत दर्दनाक होता है, कोई पेशेंट असहाय होता है। अब पूरे हॉस्पिटल की व्यवस्था को एक बार बारीकी से देखना, हो सकता है एक बहुत बड़ी दुर्घटना से हमें बचा सकता है। मुझे लगता है कि जितनी ज्यादा वहां की व्यवस्थाओं की सटीक जानकारी हमारे पास होगी, तभी हम प्रोएक्टिव स्टेप ले सकते हैं। साथियों, आजकल हम देखते हैं बीते वर्षों में घने शहरी क्षेत्रों में आग लगने की घटनाएं बहुत बढ़ी हैं। गर्मी बढ़ती है तो कभी किसी अस्पताल में, किसी फैक्ट्री में, किसी होटल में या किसी बहुमंजिला रिहायशी इमारत में विकराल आग देखने को मिल जाती है। इससे निपटने के लिए हमें बहुत सिस्टमेटिकली, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे संसाधन हो, व्यवस्था हो, हमें कोऑर्डिनेटेड एंड होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ काम करना होगा। जो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, जहां तक गाड़ी से पहुंचना भी मुश्किल होता है, वहां पर आग बुझाने के लिए पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। हमें इसका समाधान खोजना होगा। हाई राइज बिल्डिंग्स में लगने वाली आग को बुझाने के लिए हमारे जो फायर फाइटर साथी हैं, उनके स्किल सेट को हमें लगातार बढ़ाना होगा। हमें यह भी देखना होगा कि ये जो इंडस्ट्रियल फायर लगती है, उसे बुझाने के लिए पर्याप्त संसाधन हो। साथियों, डिजास्टर मैनेजमेंट के इन प्रयासों के बीच स्थानीय स्तर पर स्किल और जरूरी उपकरण, उन दोनों का आधुनिक होते रहना भी बहुत आवश्यक है। जैसे आजकल ऐसे अनेक उदाहरण आ गए हैं जो फॉरेस्ट वेस्ट को बायोफ्यूल में बदलते हैं। क्या हम अपनी विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उन बहनों को जोड़ करके उनको अगर ऐसे उपकरण दे दिए तो वे अपना इस जंगल का जो भी वेस्ट पड़ा है इकट्ठा करके उसको प्रोसेस करके उसमें से चीजें बना करके दे दें, ताकि जंगल में आग लगने की संभावना कम हो जाए और इसके उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी कम होगी। इंडस्ट्री और अस्पताल जैसे संस्थान जहां आग, गैस लीक जैसे
खतरे अधिक होते हैं, इस सरकार के साथ पार्टनरशिप करके स्पेशलिस्ट लोगों की फोर्स तैयार कर सकते हैं। अपने एम्बुलेंस नेटवर्क का हमें विस्तार भी करना होगा और इसे फ्यूचर रेडी भी बनाना होगा। इसको हम 5G, AI और IoT जैसी टेक्नोलॉजी से अधिक रिस्पॉन्सिव और इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, इस पर भी व्यापक चर्चा करके रोड मैप तैयार करना चाहिए। ड्रोन टेक्नोलॉजी का राहत और बचाव में अधिक से अधिक उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? क्या हम ऐसे गैजेट्स पर फोकस कर सकते हैं जो हमें आपदा को लेकर अलर्ट कर सके? ऐसे पर्सनल गैजेट्स जो मलबे के नीचे दबने की स्थिति में लोकेशन की जानकारी दे सके, व्यक्ति की स्थिति की जानकारी दे सके? हमें इस तरह की इनोवेशन पर जरूर फोकस करना चाहिए। दुनिया के कई देशों में ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं तो टेक्नोलॉजी की मदद से नई नई व्यवस्थाएं तैयार कर रही हैं। हमें इनका भी अध्ययन करना चाहिए, वहां की बेस्ट प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट करना चाहिए। साथियों, भारत आज दुनिया भर में आने वाली आपदाओं को लेकर तेजी से रिस्पॉन्स करने के लिए कोशिश करता है और रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहल भी करता है। भारत के नेतृत्व में बनी कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर से दुनिया के 100 से अधिक देश आज जुड़ चुके हैं। ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी हमारी ताकत है। इसी ताकत से हम भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए डिजास्टर रेजिलियंस से जुड़े बेहतरीन मॉडल तैयार कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ये चर्चा सुझावों और समाधानों से भरपूर होगी, अनेक नई बातों के लिए हमारे लिए रास्ते खुलेंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि 2 दिवसीय समिट में एक्शनेबल पॉइंट्स निकलेंगे। मुझे विश्वास है कि और समय भी ठीक है, बारिश के दिनों के पूर्व इस प्रकार की तैयारी और इसके बाद राज्यों के बाद महानगर और नगरों में इस व्यवस्था को हम आगे बढ़ाएं, एक सिलसिला चलाएं, तो हो सकता है कि वर्षा के पहले ही बहुत सारी चीज़ों को हम एक प्रकार से पूरी व्यवस्था को सेंसिटाइज कर सकते हैं। जहां आवश्यकता है वहां पूर्ति भी कर सकते हैं और हम कम से कम नुकसान हो उसके लिए सज्ज हो सकते हैं। मुझे आपकी समिट को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपकी अंतर्दृष्टि, आपके संवेदनशील सोच, सुझावों, आपके मार्गदर्शन के लिए यकीनन ये हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। और धन्यवाद श्री अमित शाह जी का, हमारे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री व अध्यक्ष NPDRR डॉक्टर PK मिश्रा जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री नित्यानंद राय जी का, गृह मंत्रालय में आपदा प्रबंधन के प्रभारी राज्य मंत्री और NPDRR के उपाध्यक्ष